भोप्पा रोड, मुजफ्फरनगर। उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। राष्ट्र निर्माण की भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के दौरे के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे गांधी विद्यापीठ स्कूल, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान से स्वागत किया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, बीज में वृक्ष होता है। बीज जानते हो, सीड। पीपल पे कभी इतना बड़ा पेड़ होता है, वो किससे होता है? बीज से। बड़ का भी बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसका वो पैदा किससे होता है? तो बचपन एक बीज है। बचपन क्या है? जो आदमी बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वृक्ष की तरह बड़ा। तो जैसे बीज में पेड़ है ना, लेकिन बीज में कोई पेड़ देख सकता है? बीज में बढ़ के पीपल के बीज में पेड़ दिखाई देता है? नहीं दिखता। क्या उसमें होता नहीं? होता है। बीज में ही वृक्ष पेड़, लेकिन दिखता बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, नैनो लेवल पर होता है। जैसे बीज में क्या होता है, ऐसे ही हर बच्चे में बहुत गुण होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, उसको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। आदमी दो तरह से बड़ा होता है, एक तो ज्ञान से, एक शरीर से। बड़ा होता है किससे? शरीर बड़ा किससे होगा? खाने से। शरीर किससे बड़ा होगा? खाना अच्छा खाओ और हजम हो जाए। ठीक है। हड्डियां बनती हैं, कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनती हैं? ये मसल्स किससे बनते हैं? मसल्स होते हैं। ये किससे बनते हैं? आपके भी ऐसे ही है ना मसल्स, और हो जाएंगे भी मजबूत, एक्सरसाइज किया करो। मसल्स बनते हैं प्रोटीन से। और खून किससे बनता है? आयरन से। खून किससे बनता है? और हरी सब्जियों से। ठीक है। आयरन उन्हीं में होता है, हरी सब्जियों में ज्यादा होता है। ठीक है। तो खून बढ़ाना है तो क्या खाओ? हरी सब्जी। और हाइट बढ़ानी हो तो हड्डी बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी, तो ऐसी चीज खाओ जिसमें कैल्शियम हो। ठीक है। मसल्स मजबूत करने हो तो ऐसी चीज खाओ जिसमें प्रोटीन हो। ये दूध में दोनों चीजें होती है, इसलिए दूध पीने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और मसल्स भी मजबूत होती है। लेकिन कोका कोला पीने से कोई चीज मजबूत अब बात समझ में? खाना ऐसा खाओ जिससे अपना शरीर मजबूत बने, हाइट लंबी हो। कोका कोला पेप्सी पीने से किसी का हाइट लंबी। गांधी विद्यापीठ स्कूल में उपस्थित लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे हिमालय अध्ययन केंद्र पिथौरागढ़, जहां स्वामी जी का लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात स्वामी जी पहुंचे पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान, जहां स्वामी जी के सम्मान में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।
माता भवानी तेरी जय। देवी कनार, जय 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 माता 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 देवी कनार। तात पानी तपोवाना धर चूल्हा में, ठंड पानी कटे काली गंगा मूल मां। जय 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 माता देवी कनार, जय 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 माता देवी कनार, जय 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 माता देवी कनार। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने लोगों से राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की और उनके प्रश्नों के जवाब दिए और लोगों को बताया कि कैसे वो अपने को नशे और बुराइयों से दूर रख सकते हैं। साथ ही ये भी बताया कि कैसे देश भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था से आजादी पाएगा। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के फिर जो यहाँ पर बड़े भी बहुत आए हुए हैं, चर्चा करेंगे अपना देश कैसे आगे बढ़े। जी बेटा, क्या नाम है आपका? ओम बाबा जी, मेरा नाम सोनी लोहिया है और मैं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। जी बेटा। मैं यहाँ आपसे यह पूछना चाहती हूँ, काला धन क्या है, इसे कैसे वापस लाया जा सकता है और इसमें हम बच्चों की क्या भूमिका होगी? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटी के लिए, एक बार तालियां बजाइए। पहली बात तो ये काला धन वो है जो देश के साथ धोखा करके, छल करके, देश के साथ गद्दारी करके जो हम टैक्स का पैसा देते हैं। आप लोग साबुन खरीदते हो ना, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इस पर टैक्स लगता है। आप जूते चप्पल लाते हो, इस पर भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। हम कपड़े लाते हैं, इस पर भी क्या लगता है? ये पेन भी लाते हैं तो क्या लगता है? डीजल पेट्रोल पर भी क्या लगता है? और ये सब टैक्स लूट लेते हैं उस हेरा फेरी करके। तो जो टैक्स का पैसा लूट रहे हैं, फिर ये कोयला, अपने देश में कोयला लाखों करोड़ रुपए का है। अभी बोला था ना, सोना चांदी लोहा कोयला गैस डीजल पेट्रोल कितने रुपए का है? बोलो बेटा, कितने? 20,000 लाख करोड़। देखो, इस बेटी ने याद रखा, जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। याद रखो सब। अच्छा, तुम्हारे घर में कितना पैसा है सबको पता है ना? तुम्हारी जमीन कितनी है सबको पता है? तुम्हारे घर की जमीन का नहीं पता? तुम्हारे घर में कितने कमरे नहीं पता? सब पता है। क्यों? क्योंकि हमारा है। तो देश के बारे में भी तो पता होना चाहिए। यह 20,000 लाख करोड़ का रिजर्व है अभी। कितना? और इसमें से लूट लिया। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते हैं, टैक्स का पैसा लूटते हैं, काम करने के बदले दाम लेते हैं। कुछ भी काम कराने जाओ तो क्या लगता है? बिना दाम के काम। ये सब पैसा लूट करके बाहर जमा करा दिया। इसके ऊपर इनका हक, जिन लोगों ने लूटा है उनका इस पर अधिकार। तो यह है काला धन और ये जमा है सारी दुनिया के देशों में। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो हम सोचते थे कि ये पैसा केवल स्विट्जरलैंड आदि 70 देशों में ही जमा है, लेकिन जब मैंने इसकी डिटेल स्टडी की तब मुझे पता लगा, अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक और पत्र मिला, अमेरिका में भी 500 लाख करोड़ रुपए जमा है। कितना? जरा बोलो तो सही। तो ये दुनिया के बड़े बड़े देश अपने पैसे से बढ़ रहे हैं और अपना देश गरीब हो रहा है। तो ये काला धन है। वापस कैसे आएगा? आप और मैं जाकर के स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से काला धन वापस, ये वापस लाने का अधिकार है केवल केंद्र सरकार के पास। किसके पास? कितना है ये? कितना काला धन है? 400 लाख करोड़। तो कौन कहता भारत गरीब है? भारत गरीब, इसको गरीब बनाया गया है। इसको गरीब क्या करके? भ्रष्टाचार करके। क्या करके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम बाबा जी। ओम बेटा। बाबा जी, मेरा नाम पंकज जोशी है, मैं सुरवली कक्षा 10 का छात्र हूँ। बाबा जी, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बाबा जी, कक्षा 10 में पढ़ते हो। जी बेटा। बाबा जी, मैं पूछना चाहता हूँ,
और काला धन बाबा जी वापस आ जाएगा इस भारत देश में, तो क्या बाबा जी भारत का भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? देखो, 3 काम एक साथ करने पड़ेंगे। काला धन वापस लाना और आगे से ना लूटें, इसके लिए कठोर कानून बनाना। जो भी देश का धन लूटता है, जो भी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है और जो भी खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, तब ये हिंदुस्तान बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता। तो एक काम करना पड़ेगा, काला धन वापस लाना पड़ेगा। और दूसरा, इन भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को और मिलावट करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की या आजीवन। चीन के अंदर जो मिलावट करता है, चीन हमारा पड़ोसी देश है, जो मिलावट करता है, जो भ्रष्टाचार करता है और जो बलात्कार करता है, उसको किस पर चढ़ाते हैं? तो हमारे देश में सजा क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा जी यहाँ हर एक इंसान भ्रष्टाचारी है, तो जी हर एक मंत्री मिला हुआ है गलत कामों में। तो अब ये देश में आक्रोश पैदा हो गया। और तीसरा काम करना पड़ेगा, आर्थिक नीतियों में और व्यवस्थाओं में सुधार। 3 बड़े मुद्दे हो गए इस देश के अंदर, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था में सुधार, व्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न इधर से एक बेटी पूछना चाहती है। जी बोलो बेटे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमानी जोशी है। मैं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर 11 की छात्रा हूँ। जी बेटा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो पत्रक हमें मिला था, उसमें तीसरा मुद्दा है कि समान शिक्षा व्यवस्था। उसमें आपने कहा था कि जो आजकल मतलब अंग्रेजी का बोलबाला है वो अब समाप्त होगा और हर जगह हिंदी का जो मतलब फिर से शिक्षा हिंदी में होनी चाहिए। क्या हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि हमें जो आगे भी जितने भी कंपटीशन वगैरह वगैरह मिलेंगे उसमें हम जो है हिंदी में दे सकेंगे, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है हिंदी माध्यम का विद्यालय है। देखो, एक बड़ी बात कहना चाहता हूं बेटा, मैं आपसे भी पूछता हूं और सबको पता होना चाहिए। जापान में डॉक्टर हैं बड़े, जापान में बोलो बच्चों, बड़े डॉक्टर हैं, वहां भी बड़े साइंटिस्ट हैं, वहां भी इंजीनियर हैं, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी है। लेकिन वो पढ़ाई किस में करते हैं? अपनी मातृभाषा में। सब देश पढ़ाई किस में करते हैं? अंग्रेज कितने साल पहले चले गए हमारे देश में? 64 साल पहले, ठीक है। और यह अंग्रेजी यहां छोड़ गए। ये तो जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है, कितना आगे बढ़ गया। क्यों? अच्छा, ये अमेरिका वाले हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? ये इंग्लैंड वाले हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। तो हमें क्यों पढ़ाते हैं अंग्रेजी में? जबरदस्ती है। इसलिए आगे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जागना होगा और भारत की शिक्षा व्यवस्था, इसके लिए चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। और भारतीय भाषाओं में हिंदी, उसके बाद गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, दूसरी भारतीय भाषाएं, तीसरे स्तर पर अंग्रेजी होगी। ऐसी व्यवस्था भारत में बनेगी। वक्त जरूर लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और आगे सारे कंपटीशन भी उसी में होंगे। अभी जो है थोड़े कंपटीशन तो होने लग गए हैं आजकल। आईएएस आईपीएस के जो कंपटीशंस होते हैं वो तो अभी हिंदी में होने लग गए हैं। थोड़े दिनों में सभी कंपटीशंस भी हिंदी में होंगे। ऐसी व्यवस्था भारत में जरूर लागू होगी। थोड़ा वक्त लगेगा, आप सब साथ देना, हम मिलकर के इस काम को करेंगे। नेक्स्ट, अगर बीड़ी सिगरेट गंदी चीज है तो वो बिकती क्यों है? अरे आपका नाम क्या है बेटा? प्रांजलि जोशी। गुड़िया है, इधर आ प्रांजलि। हाँ? ये इतनी छोटी सी गुड़िया, हाँ? ये बोलती है बाबा जी बीड़ी सिगरेट गंदी चीज है तो ये बिकती क्यों है? बेटा ऐसा है, बाजार में जहर भी बिकता है ना, उससे पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें बिकने वाली पीने के योग्य नहीं होती। तो कुछ लोग बीड़ी पीते हैं इसलिए बेचने वाले बेच देते हैं, लेकिन इसके पीने से अपने को कोई फायदा, हाँ क्या बोल रही है, कोई फायदा नहीं होता है। तो ये पीने के योग्य तो नहीं है, लेकिन कोई चीज बिकती है इसलिए वो बेच देते हैं, है ना। सारी चीजें खाने की
इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार। और कभी बीड़ी सिगरेट पीना नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो गंदी चीजें। हाँ? अच्छे संस्कार बचपन से ही मिल जाएंगे तो बच्चे हमारे अच्छे बनेंगे। बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ? अब अगला प्रश्न। हाँ, मेरा नाम ओम है, मैं पियानो पब्लिक में पढ़ता हूँ। मुझे ये पूछना है कि लोकपाल बिल क्या होता है? बोले बाबा ये लोकपाल चारों तरफ हो रहा है, ये बिल क्या होता है? ये लोकपाल बिल ऐसा बनाया गया है बेटा कि इसके अंदर जो गलत काम करेंगे उनको दंड मिलेगा। जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो इसलिए इसको नहीं बनाना चाहते कि वो फंस जाएंगे। तो गलत काम करने वालों को जेल में जाना पड़ेगा और उनको सही काम करने ही पड़ेंगे और गलत काम करने से उनको रुकना पड़ेगा। ऐसा ये लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है। हो सकता है जल्दी ये लोकपाल सामने आ जाए। इस बेटे के लिए भी तालियां। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं। और नेक्स्ट, भ्रष्टाचार को हमें खत्म करने के लिए क्या योगदान मिलता है? आपको क्या करना है? बेटी पूछ रही है कि हम क्या योगदान कर सकते हैं। बच्चे हिम्मत तो कर रहे हैं ना, देखो पूछने की। भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक तो यह है कि खुद गलत काम मत करो। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक बेटी ने पूछा है, इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो तो संकल्प लेकर के जाएंगे हम अपने जीवन में कभी गलत काम। तो सब हाथ उठाओ ना, सब हाथ उठा करके संकल्प लेंगे हम जीवन में कोई गलत काम, कभी जीवन में रिश्वत, कभी देश के साथ धोखा, ये तो सबके लिए है। मेरा नाम योगेश पाठक है, मैं निकलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ता हूँ। जी बेटा। आप काला धन वापस लाने की बात कर रहे हैं, ये तो आप लोगों की हित बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार आपसे चिढ़ क्यों रही है? ये बच्चा पूछ रहा है कि आप बाबा जी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, इधर आ मेरे पास आ। अच्छा बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूं, मैंने योग सिखा के कोई गलत काम किया? लोगों का नशा छुड़ा के गलत काम किया? काला धन लाने की बात कह करके गलत काम किया? भ्रष्टाचार मिटाने की बात कह करके कोई गलत काम किया? यहां पिथौरागढ़ में आया तो कोई गलत काम किया? तो मैंने गलत काम कौन सा किया है? आपको क्या लगता है बेटा, क्यों पीछे पड़े हुए मेरे? कि आप काला धन वापस लाने की बात कर रहे हैं। बोले बाबा जी गलत काम यही कर रहे हो आप। कि ये फिर इनको क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि इनको लोकपाल बिल लाने की, काला धन वापस लाने की परेशानी हो रही है, तो आपसे चिढ़ हैं। बोले कोई चल लोकपाल बनाने की बात करे या काला धन लाने की बात करे, जो भी देश के लिए अच्छी बात करते हैं उससे ये चिढ़ने लगती है। इसका मतलब अब आगे से एक सबक लो कि आगे से वोट उसी को देंगे जिसकी नीयत में खोट, आगे से वोट उसी के को देंगे जो 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाएंगे और जो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ, ये दोनों बच्चों ने ही छोटी उम्र में बड़े प्रश्न कर दिए, तो इनको इनाम देते हैं, च्यवनप्राश खाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जाओ फिर आगे तुम भी लड़ाई करना मेरे साथ। हाँ, ये आपके लिए भी। हाँ बेटा जाओ। चलिए एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। मेरा नाम पारस है और मैं मल्लिकार्जुन से हूँ, क्लास 6th में। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे चाइना हमारे बाद डेवलप हुआ था, जो आज हमसे आगे है, हमें क्या करना होगा कि हम उनसे आगे रहें? जोरदार तालियां इस बेटे के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इधर आओ पारस बेटा। इस बात को मैं तो कई बार कहता हूं, अब बच्चे कहने लगे हैं। जब हम आजाद हुए थे उसी समय कौन आजाद हुआ था? चीन भी हमारे साथ ही आजाद, और जापान भी हमारे साथ ही खड़ा हुआ था। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1944 में, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1944 में। और हम आजाद कब हुए थे?
तो जापान के ऊपर क्या डाले थे अमेरिका ने? एटम बम। जापान के ऊपर क्या डाले थे? और उसको पूरा नष्ट कर दिया था। जापान खड़ा हो गया। जापान की जीडीपी देखो, ये बच्चे ने बड़ा प्रश्न पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जीडीपी दो तरह से मापी जाती है, एक नॉमिनल बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं। तो पीपीपी में जापान हमसे आगे है, और चीन की जो जीडीपी है वो हमसे 2.5 गुना 3 गुना आगे है। चीन जो है हमसे आगे बढ़ गया। वहां की रेल देखो, वहां के सारी इंडस्ट्री देखो, वो जो निर्यात करता है सामान 70 से 80 लाख करोड़ का, हम करते हैं मात्र 7 लाख करोड़ का। तो चीन हमसे हर क्षेत्र में आगे है। वो तभी हो सकता है जब भारत में से भ्रष्टाचार खत्म हो और जब भारत का काला धन वापस, तो ये इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में लगेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था, आज चीन की अर्थव्यवस्था है 500 लाख करोड़। बोलो कितनी है? और हमारी अर्थव्यवस्था है 200 लाख करोड़। कितनी है? और यदि 400 लाख करोड़ पे और जो काला धन जुड़ जाए उस अर्थव्यवस्था में, तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? बोलो तो जितना पैसा लगता है उससे ज्यादा बढ़ता है। किसान को यदि खेती में 1 लाख रुपए लगाता है तो अगले साल आमदनी कितने की होती है? 2 लाख की, कम से कम 3 लाख की। नहीं तो लगाएगा क्यों? इंडस्ट्री में जहां भी हम पैसा लगाएंगे तो कम से कम 2-3 गुना बढ़ेगा। तो 400 लाख करोड़ रुपए कितना हो जाएगा? 800 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ रुपए पहले की जोड़ दो, कितनी हो गई? 1000 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी हो सकती है यदि काला धन आता है। और हम चीन से कितने हो जाएंगे? दुगना। चीन से कितने हो जाएंगे? तो बच्चे ने बड़ा प्रश्न पूछा, पारस ने जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। और हमारी बेटियों ने भी अच्छा प्रश्न पूछा, उनकी तो प्रिंसिपल को ही बुला लेता हूं। आइए बहन इधर। वो प्रिंसिपल ऐसे अपने सब बच्चों को लेकर के आई हैं। हा? और इनकी प्रिंसिपल को तो मैं च्यवनप्राश का डब्बा दूंगा तो छोड़ा पड़ जाएगा। बहन रेखा के लिए भी एक बार हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए यहां पर लेकर के आई है कि बच्चे कुछ सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो देश के लिए कुछ करेंगे ना। और बहन रेखा के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं सब अध्यापक अपने बच्चों को, सब आचार्य अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो आगे चल करके हिंदुस्तान को सबसे महान मुल्क बनाए देश का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो है एक प्रसाद दे रहे हैं बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा, हाँ। बाबा जी, मेरा नाम हार्दिक पाल है। मैं डॉन बॉक्सो स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार कब मिटेगा? बोले बाबा मिटेगा कब? ये तो रोज सुन रहे भ्रष्टाचार हो गया है। ये भ्रष्टाचार और ये सारा अन्याय, समाज में विषमताएं भी तो बहुत है ना। एक आदमी बहुत गरीब और दूसरा आदमी बहुत, 1% लोगों के पास में उतनी संपत्ति है जितनी 99% लोगों के पास में नहीं है। ये कब मिटेगा? ये तब मिटेगा जब 3 चीजें होंगी। जब काला धन आएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल से लेकर के और कठोर कानून बनेंगे और सारी व्यवस्था में ही परिवर्तन होगा, आर्थिक नीतियों में सुधार होगा, तब जाकर के ये भ्रष्टाचार मिटेगा। 3 दिशाओं से प्रयत्न करना पड़ेगा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम भैया। नाम क्या है भैया आपका? महिमन राठौर, महिमन सिंह राठौर। महिमन सिंह राठौर जी भैया। मैं जो है गुरुजी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर जो हम छोड़ दें, देश में इतने जो है निर्दलीय व्यक्ति जो है चुन के संसद को बनाना एक मतलब कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। आप मतलब कुछ भी आप बोलिए, लेकिन इसका आपके पास सोल्यूशन बताइए। महिमन पूछ रहा है बाबा जी, कुछ पार्टियों ने बड़ा धोखा किया तो कुछ ने छोटा धोखा किया है। ये देश ने, हिंदुस्तान ने 64 वर्षों में देखा। विकल्प क्या हो? तो इसके लिए सारे लोग निर्दलीय पहुंच जाएंगे तो एक राय बन पाए, निर्णय ले पाए, ये भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी तो रखनी पड़ेगी। अब उसमें ये परिवर्तन कैसे आए, तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहला तो यही करना पड़ेगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों के पास, जैसे अभी हमने
एक पत्र तो भेज दिया, अभी दूसरा भेज रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों का मुद्दों पर ध्रुवीकरण करना पड़ेगा, जो काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो पूरे देश के सामने एक बार प्रतिबद्ध हो जाए। अभी तक भारत की राजनीति मुद्दों पर नहीं चल रही थी, जाति, वंश, कुल, परिवार, मजहब, इन पर चल रही थी। तो इन मुद्दों पर भारतीय राजनीति को पहले केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं से कुछ रास्ता निकल पाएगा। नहीं तो महिमन ये दिक्कत तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें भरोसा है परिणाम जरूर आएगा। मेरा नाम रोहित है जी बेटा। बाबा जी प्रणाम। पहले आज हमारा ये पिथौरागढ़ पवित्र हो गया बाबा जी कि आपके चरण कमल हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र में पड़े। बाबा जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। आज हमारे भारत में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पहले विगत 400 या 500 वर्ष पूर्व हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु आज हमारा देश चारों तरफ से करप्ट है। हम बाबा जी हमें बताइए कि हम युवाओं का कैसा दृढ़ संकल्प हो कि 2020 से पहले ही हमारा देश विकसित बन जाए और अग्रणी विश्व की सूची में नंबर 1 हो जाए, हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 1 बन जाए। जोरदार तालियां पहले तो इस बेटे के लिए कि बाबा जी हम क्या करें। हमें पता है कि हमारे सामने ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेज हैं, हमारी स्ट्रेंथ का भी हमको पता है, हम किसी से कम नहीं हैं। तो एक तो अपना युवा भारत संगठन है, उसके साथ जुड़ जाओ बेटा, ठीक है, और अपने आप को मजबूत बनाओ, अपना चरित्र इतना ऊंचा रखो कि दुनिया की कोई भी ताकत हमको अपने रास्ते से डिगा ना सके। एक बात। और दूसरी बात, अभी 2012 और 13 ये बड़े आंदोलनों का दौर होगा, तो उसमें युवाओं को सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और मैंने कहा जाति, पंथ, मजहब, कुल, वंश, ये सारी चीजें अब इस राजनीति से खत्म करनी होंगी और मुद्दों के आधार पर मैंने कहा देश की राजनीति को लाएंगे, ये आंदोलन चलेंगे। और मैं आपको ये भरोसा देता हूं, मैंने भी ये प्रण किया हुआ है, मैंने जीवन में सब कुछ पाया और सब कुछ को और अपने जीवन को दांव पर लगा करके आगे बढ़ रहा हूं। हम 2020 तक इस भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। बस सबको मिलकर काम तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बाबा जी सारी पार्टियां भ्रष्ट है, काला धन वापस कौन लाएगा? ये क्या नाम है बेटा आपका? निमिषा ओली। निमिषा कौन सी क्लास में पढ़ते? 6। निमिषा कहते बाबा जी सभी पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, किस पर भरोसा करें? अच्छा कोई ये कहे कि भाई जो मैंने गलती की है मैं उसका दंड भरने के लिए तैयार हूं, तो उसको माफ कर देना चाहिए। कोई ये तैयार हो जाए कि भाई ठीक हमने गलत कर रखा तो हमको दंड दो, दूसरों ने गलत कर रखा है तो दूसरों को दंड दो। तो जो राजनीतिक पार्टी कम से कम इसके लिए तैयार हो जाए कि भाई यदि हमारा काला धन है तो हमारा भी ले आओ और दूसरों का है तो दूसरों का भी ले आओ, जो कम से कम मुद्दों के आधार पर एक सहमति बनेगी तो कहीं बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो वर्तमान में अविश्वास ये बहुत बड़ी समस्या भारतीय राजनीति की, और ये बच्चे भी अब इसको महसूस करने लगे हैं। एक बार बेटी निमिषा के लिए जोरदार तालियां। हाँ, कम से कम अब बच्चों में इतनी जागरूकता तो आई है, देश बचेगा। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? वो नाम क्या है बेटा आपका? मेरा पंकज सोन। पंकज कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं BA फर्स्ट ईयर। बाबा जी वो क्या आप ही और अन्ना हजारे जी हैं जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और बाकी सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं और आप दोनों ही पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बेटा ये बताओ, मैं यदि MP बन जाता हूं तो उससे होगा क्या? हमें अच्छे लोगों को MP बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए बेटा इसको ना थोड़ा बड़े रूप में सोचो कि मैं यदि अकेला चुनाव लड़ लेता हूं, चुनाव लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राजनेताओं की सभा में लोगों को बुलाया जाता है और यहां हर दिन हम 1-1, 2-2 लाख लोगों की सुबह से शाम तक सभाएं करते हैं। सभा करना, लोगों को जगाना, उनको वोट करने के लिए प्रेरित करना, यह हमारे लिए चुनाव जीतना भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरी भारतीय राजनीति का परिवर्तन, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है ये, इसके लिए इसमें एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी और हमें नैतिक धरातल पर रह करके राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन वहीं से हुआ है जहां जिसमें कोई स्वार्थ नहीं रहा है। इसलिए हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य मान करके
राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि धर्म मानकर इस काम में लगे हैं। तो वह 1 नवंबर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, सनातन धर्म महाविद्यालय खेल मैदान, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर। जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अंजनी अवस्थी, मैं बालिका विद्या मंदिर से हूँ। जी बेटा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो आपका पत्रक है, जो उसमें मुद्दा 5 है, उसमें आपने कहा है कि प्रधानमंत्री का जनता द्वारा चुनाव होगा और चुनाव सुधार होगा, उसमें मतदान अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार की कोई नई रणनीति बनाई गई है क्या? इसमें सरकार अपना कब ये काम आगे करेगी? हमने बेटा ये सरकार को सब भेजा है ये प्रस्ताव कि चुनाव सुधार में अनिवार्य मतदान होना चाहिए, चुनाव सुधार में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव जनता से होना चाहिए, स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए। जिस दिन ये काम शुरू हो गए ना, उस दिन चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री देश के लिए कम, पार्टी के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें एक बड़ा परिवर्तन ये होना चाहिए। और जिस दिन सब लोग अभी कोई भी सरकार को 10-11% लोगों का वोट मिल जाता है, 90% लोग उस पार्टी को चाहते ही नहीं, फिर भी वो राज करते हम पर। तो आप सभी लोग अभी एक संकल्प लेकर के जाओ कि हम मतदान के समय मतदान अवश्य ही बोलो करेंगे। रे जोर से तो बोलो, मतदान के समय वोट करेंगे। और जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को भेजेंगे, बोले जाओ, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये उतना ही जरूरी है जितना पूजा पाठ करना, ये उतना ही जरूरी है जितना खेत में काम करना, ये उतना ही जरूरी है जितना अपना व्यापार करना, बिजनेस करना। ये देश का मामला है। तो इसमें और वो वोट गलत आदमी को ना हो, क्योंकि गलत आदमी को वोट होगा तो देश के साथ धोखा और विश्वासघात होगा। तो हम अपने स्तर पर इस काम को करना शुरू कर दें। सरकार के स्तर पर तो अभी करने में वक्त लगेगा। मेरा नाम दीपक सिंह सोन है, मैं गुरुकुल जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, केंद्र सरकार के जो भ्रष्टाचार मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार करके जेल में गए हैं, तो क्या कुछ नहीं होगा? ये बेटा पूछ रहा है बाबा, जिस परिवार का मुखिया जिसके रहते उसके नीचे सारा काम चल रहा है, परिवार में यदि गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? बोलो बोलो। तो देश में गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार में गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री की। ओम बाबा जी, हर एक स्कूल में अगर कोई बच्चा A1 ग्रेड पे नहीं आ पा रहा है तो उसको दोबारा A1 ग्रेड लाने के लिए एग्जाम कराया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। तो बाबा जी ऐसे भ्रष्टाचार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा जी पिथौरागढ़ के अंदर ऐसे स्कूल है जहाँ एग्जाम दोबारा करा के जो बच्चे A1 ग्रेड पे नहीं आ पा रहे उनको A1 ग्रेड पे लाया जा रहा है। बाबा जी खुद मेरे स्कूल में ऐसा हो रहा है। तो बाबा जी क्या ये देश के बच्चों के साथ, देश के आने वाले भविष्य के साथ सही हो रहा है? क्या जी ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे मार्किंग सिस्टम खत्म किए जा रहे हैं। मार्किंग सिस्टम में बच्चों में कंपटीशन की भावना रहती थी। मैं 80 नंबर, 80%, 90, 95, 99%। अभी क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ाई में बोलो पास तो हो ही जाना है। अभी तो 2 नियम बना दिए ना, एक तो कोई बच्चा फेल और दूसरा उसको नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? ग्रेड दिया जाएगा। तो बच्चा सोचता है ठीक है 80 आ गए, 90 आ गए, 95 आ गए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम आप अच्छा मानते हो कि बुरा? और ये पास फेल सभी पास होने वाला अच्छा सिस्टम है भाई। फिर इसमें बच्चे पढ़ाई कहां करेंगे? फिर तो कोई बीड़ी पिएगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई दारू पी के पढ़ा रहेगा, कोई कार्टून देखेगा, कोई पिक्चर देखेगा, कोई सोता रहेगा। जिस किसान के खेत में अब फसल खड़ी हो और बोले इसका फसल काटो या ना काटो, बो ना बो, इतने पैसे मिलेंगे, वो मेहनत करेगा खेत में? बोलो। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये ऐसे गलत मानसिकता देश में पैदा की जा रही है। शिक्षा का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए पूरे देश के बच्चों को भी इसका विरोध करना चाहिए। मेरे सामने कई बार ये प्रश्न आया है और हम इस मुद्दे को भी आगे जरूर उठाएंगे, नहीं तो भारत की शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश करके लोग रख देंगे। प्रणाम बाबा जी। खुश। मैं प्रकाश जोशी पिथौरागढ़ से। आज इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया है। इतिहास एक उस समय था सदियों पहले जब घनानंद जैसे लोग आतताई हुआ करते थे और एक चाणक्य जैसे गुरु निकला करते थे। आज भी वही टाइम है, घनानंद ही घनानंद सारी ओर हैं और एक चाणक्य यहाँ पे निकले हुए हैं। तो लगता है कि पूरी दुनिया का उद्धार होगा, अपने देश से शुरुआत होगी। बाबा जी चंद्रगुप्त कब सामने ला रहे हैं?
तो मैं तो आप सबको अपना चंद्रगुप्त मानता हूं। उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसमें एक चंद्रगुप्त से काम चल गया था। अब तो हर घर में चंद्रगुप्तों को पैदा होना पड़ेगा। और जब मैं एक सन्यासी होकर के अपने वतन के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके रात दिन मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं हर घर में चंद्रगुप्त पैदा हो और इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ने के लिए हमारा साथ दे। हम साथ देंगे, जरूर देंगे, सारी जनता साथ देगी। बोलिए बाबा रामदेव जी की जय। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, मैं क्यों लगा हूं इस काम में? बोलो तो क्या ये देश मेरा ही है? बोलो, ये देश हम, तो सबको इस काम में आना पड़ेगा। अरविंद ने क्या कहा जरा सुनना। पहला पागलपन यह है मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, जो प्रतिभा, जो उच्च शिक्षा, विद्या, जो धन दिया है उस पर भगवान का अधिकार है। और जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है उसे जो नितांत आवश्यक है उसी को अपने लिए खर्च करने का हमें अधिकार है। उसके बाद जो भी बाकी रहता है उसे भगवान के लिए लौटा देना चाहिए, समाज के लिए लौटा देना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि मुझे उस भागवत सत्ता का इसी जन्म में अनुभव करना है। और तीसरी बात जो कहते हैं वो जरा गौर से सुनो। तीसरा पागलपन है कि अन्य लोग जो स्वदेश को, अपनी मातृभूमि को एक जड़ पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, पर्वत, वन, नदियां भर समझते हैं। मैं स्वदेश को मां मानता हूं। क्या लिखते हैं? मैं स्वदेश को, जोर से बोलो तो, मैं स्वदेश को उसकी भक्ति करता हूं, पूजा करता हूं। और अगली बात लिखते हैं, मां की छाती पर बैठकर, उस समय अंग्रेज कर रहा था, भारत माता की छाती पर प्रहार कर रहा था, वार कर रहा था, मां भारती को बेइज्जत कर रहा था। और वो आज हमारे ही वतन के कुछ भ्रष्ट और बेईमान गद्दार लोग कर रहे हैं। वही आज परिस्थिति है जो श्री अरविंद के सामने थी। मां की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपान करने के लिए उद्यत हो तो भला लड़का क्या करता है? कोई हमारी मां की छाती पर बैठ करके मां का खून पीने लगे तो तुम क्या करोगे? बोलो, उस राक्षस को छोड़ोगे? तो श्री अरविंद कहते हैं, ऐसी अवस्था में जब मां के सीने पर प्रहार हो रहे हो, वार हो रहे हो, कहीं नक्सलवाद, कहीं माओवाद, कहीं आतंकवाद, गरीबी, भूख, अभाव, वो कहते हैं कि इस दुर्दिन में समस्त देश मेरे द्वार पर आश्रित है। उस समय 30 करोड़ लोग थे, 30 कोटि भाई बहन इस देश में, उनमें से बहुतेरे भोजन न मिलने से मर जाते हैं। अधिकांश कष्ट और दुख से जर्जरित होकर के किसी प्रकार बचे हुए, उनका हित करना होगा। तो श्री अरविंद कहते हैं, ऐसे समय में जब भारत माता पर संकट हो, निश्चिंत होकर के भोजन करना, भोग विलास करना, स्त्री आमोद प्रमोद में लगे रहना और बैठ जाना, या फिर मां का उद्धार करने के लिए खड़े होना और दौड़ पड़ना। तो बोलो आप, ऐसा समय जब देश चारों तरफ से संकटों से घिरा हुआ है, इस समय भारत माता को बचाना चाहिए या अपने घरों में बैठे रहना चाहिए? तो ये आज वक्त आ गया है ऐसा कुछ करने का। तो आपके मनों में भी बहुत कुछ करने का जज्बा है और यही जज्बा हम पूरे हिंदुस्तान में रोज जगा रहे हैं। बोलो बेटा। बाबा जी को नमस्कार। बाबा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कलमाड़ी जैसे बड़े बड़े लोग रातों रात घोटाले कर देते हैं और सरकार को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, और अगर पता भी चलता है तो वो उसके लिए कदम क्यों नहीं उठाती है? बेटा, उनको जेल में तो डाल दिया, लेकिन आप ये बताओ, अब ए राजा भी जेल में है, ठीक है, कलमाड़ी भी जेल में है। ए राजा कितना बड़ा घोटाला करके गया है, 1,76,000। अब 1-2 साल इनको जेल में भी रहना हो तो क्या है, पैसे तो लाखों करोड़ आ गए। तो ऐसे लोगों से इंतजाम ये होना चाहिए, इनको या तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा, और जितना लूटा है उसकी वसूली होनी चाहिए। क्या नाम बेटा? बाबा जी ओम। ओम बेटा। बाबा जी, मेरा नाम निधि पांडे है, मैं मल्लिकार्जुन स्कूल की छात्रा हूँ और मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। बोलो बेटा। बाबा जी, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार केवल राजनेता ही हैं या सब
हम सब भारतवासी भी हैं। दो तरह का भ्रष्टाचार है। एक तो बड़े स्तर का बेटा, जैसे सारे नेचुरल रिसोर्सेज इन्हीं के कंट्रोल में, सारा टैक्स का पैसा लाखों करोड़ रुपए इन्हीं के पास आता है, सारे कोई भी आपको एनओसी लेनी है सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास है। तो इस देश में 99% जो करप्शन करते हैं वो या तो बड़े राजनेता होते हैं, या तो बड़े अधिकारी होते हैं, या बड़े व्यापारी होते हैं जो सरकार के साथ सांठगांठ करते हैं। आम आदमी जो है वो छोटे छोटे अनैतिक काम करता है, तो वह नैतिक आचरण में गिरावट है। तो हमारी दो समस्याएं हैं, एक भ्रष्ट आचरण और दूसरा भ्रष्टाचार। क्या है बोलो? एक भ्रष्ट आचरण, एक दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्ट आचरण अपने को खुद ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे हम दारू पीते हैं उससे भी तो अपना नुकसान होता है, ये सरकार थोड़ी करेगी इस काम को। तो भ्रष्ट आचरण खुद ठीक करना है और भ्रष्टाचार जो बड़े लेवल पर है वहां से ठीक कराना है। और हमें कुछ चीजों में धैर्य भी रखना चाहिए। हमारा काम जल्दी हो जाए इसलिए रिश्वत हम भी देते हैं, तो रिश्वत देना भी गुनाह है। तो हमें कई तरफ से इस भारत को सुधारना पड़ेगा बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बाबा जी श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा। बाबा जी आपसे मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आपकी जो ये स्वाभिमान यात्रा है आपको किस दिशा तक सार्थक सिद्ध होती दिखाई दे रही है? और दूसरा ये कि आपने फर्स्ट में जब एक प्रार्थना गाई थी, वह शक्ति हमें तो दया नहीं दे, तो बाबा जी जो हमारी पुस्तकें हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे उनके पीछे हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की कविताएं, उनकी आरतियां लिखी जाती थी, लेकिन अब वो हट चुकी हैं वहां से। वहां अब हीरो हीरोइन, फिल्मी स्टार इनकी फोटो में लगाई जा रही है। बाबा जी मेरा आपसे यह निवेदन है कि इनके पीछे अगर जो हमारी पुरानी संस्कृति की आरतियां, कविताएं और प्रार्थनाएं थी वह लगाई जाएं तो कैसा रहेगा? क्या वहां से भी मनुष्य कुछ सीख पाएगा? और बाबा जी मेरी ये आपसे ये प्रार्थना है कि हम पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वह एक कविता प्रार्थना क्या करते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। बाबा जी एक बार बेटे के लिए जोरदार तालियां। और जो प्रश्न है उसके बारे में मैं, एक तो भारत स्वाभिमान यात्रा, देखो अपनी यात्रा के दो पक्ष हैं। एक इस देश की चारित्रिक वैचारिक दुर्बलता को दूर करना, दो समस्या, एक आध्यात्मिक चारित्रिक वैचारिक दरिद्रता और दूसरा आर्थिक दरिद्रता। तो सुबह सुबह हम योग सिखाते हैं, लोगों को जगाते हैं, उनके आचरण में परिवर्तन लाते हैं, उनकी आदतों में परिवर्तन लाते हैं, उनके भीतर वैचारिक जागरण करते हैं। इसलिए हमारी यात्रा तो 100% सफल है, क्योंकि हमारा व्यक्ति निर्माण का काम बहुत बड़ा है। जिस दिन भारत का जन जन चरित्रवान हो जाएगा, ऋषियों जैसा उसका आचरण हो जाएगा, उस दिन भारत दुनिया का सर्वोच्च देश बन जाएगा। एक काम हमारा ही है। दूसरा काम लोगों को जागरूक करना, वो जागरण का काम भी पूरा चल रहा है। और बेटे ने जो बात कही है बहुत सार्थक है। इस देश में जितने भी आध्यात्मिक विचार थे उनको हमारी पुस्तकों से अलग कर दिया गया और हमारी शिक्षा को संस्कार विहीन करके रख दिया है। इसलिए भारतीय भाषाओं में उच्च मूल्यों और आदर्शों के साथ, संस्कारों के साथ शिक्षा लानी ही पड़ेगी। 25 साल तक बच्चे हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और उनको संस्कार कोड़ी के नहीं दिए जाते, कैसे देश बचेगा? इसलिए यदि भारत में बड़ा परिवर्तन लाना है तो शिक्षा में सुधार करना ही पड़ेगा और उसके लिए एक बड़ी जागृति अभी देश में चल रही है। ये भी काम आगे जरूर होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा जी आपके चरणों में मेरा सत नमन। क्या नाम बेटा आपका? वैभव खनका। जी, मैं वैभव। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। जी बेटा। चीन हमारे देश के पीछे पड़ा हुआ है, तो सरकार उसके पीछे कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? वैभव के लिए एक पहली बार तो जोरदार तालियां बजाइए। देखो आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे वैभव ने प्रश्न पूछा है ना, विदेशों में बच्चों को विदेश नीति के बारे में बताया जाता है, विदेश व्यापार के बारे में बताया जाता है, दुनिया के बारे में समझाया जाता है। हमारे घरों में ऐसा वातावरण बन गया है, हमारे देश में ऐसा वातावरण बन गया है, हम अपने से और अपने देश से बाहर सोच ही नहीं पाते हैं। ये सोचना पड़ेगा हमको, हमारी विदेश नीति क्या है, पड़ोसी क्या कहां है और हम कहां खड़े हैं। तो वैभव बेटे ने जो प्रश्न किया है कि चीन रोज हमारे खिलाफ साजिशें करता है,
चीन ने अपनी सीमा पर अरुणाचल से लेकर के और पाकिस्तान तक 4 लाइन की सड़क बना दी है। हमारी सीमाओं में घुस घुस करके रोज जो है चीन के नारे लिख करके चला जाता है। मैं इसलिए इस बातों को कहना चाहता हूं, ऐसी बातों को हमें प्रोत्साहन देना है कि हमें कूप मंडूक नहीं रहना, कि अपने घर के बारे में सोचें, अपने ही गांव के बारे में सोचें, अपने ही बिजनेस परिवार के बारे में सोचें। हमें देश के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरा आपको नमस्कार जी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो माओवादियों को पकड़ा जाता है तो उनको जेल में बिरयानी क्यों खिलाई जाती है? आतंकवादियों को, माओवादी तो अपने देश के हैं बेटा, ये आतंकवादियों को है ना। ये बेटा पूछ रहा है, क्या नाम है आपका? जी मोहित पांडे। मोहित कि बाबा एक तो बेटा ये हमें समझना पड़ेगा, मैं नक्सलवादियों और आतंकवादियों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन वनवासी आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उनको अपने जमीन से हटा दिया गया, जंगलों से भगा दिया गया, उनको शिक्षा नहीं मिली, उनको एजुकेशन नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली, तो वो नक्सलवाद माओवाद एक हमारी आंतरिक समस्या है। ये जो आतंकवादी आते हैं, जैसे कसाब बैठा है और ऐसे ही बहुत से लोग हैं, तो देश के संसद पर हमला करते हैं, हमारे आर्थिक संस्थानों पर हमला करते हैं, देश के नागरिकों पर हमला करते हैं, निर्दोष नागरिक। नक्सलवादी माओवादी ज्यादातर सरकारी तंत्र पर हमला करते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन का एक अहिंसक तरीका अपनाए हुए हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर जो आतंकवादी हैं, इनका 1 महीने से ज्यादा की इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, और 1 महीने के बाद में जो भी आतंकवादी जिन्होंने इस देश के साथ, देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया और देश के निर्दोष नागरिकों को मारा है, उसको सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। तभी ये हिंदुस्तान के अंदर से आतंकवादी गतिविधियां रुक सकती है। नहीं तो देखो 9/11 के बाद में अमेरिका में कोई दूसरा हमला नहीं होता और भारत में रोज आतंकवादी हमले होते हैं। जी बेटा। ओम बाबा जी, मैं हरीश कापड़ी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पिथौरागढ़ में आप आए, और मैं उम्मीद करता हूं आप एक बार फिर से पिथौरागढ़ जरूर आएंगे। बाबा जी, मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 65 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लगभग, तो लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की अंग्रेजियत अभी भी नहीं गई है। अंग्रेज लोग जो नियम बना के गए थे उसके प्रति आज भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, उनके नियम और उनके आदर्शों के अनुसार चल रही है। तो कब तक ये सब ठीक हो पाएगा? जो आज विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर आकर अपना कारोबार करती हैं और यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए लेके अपने देश को विकसित कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान भारत की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यही मेरा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न है। अंग्रेज चले गए 64 साल पहले, आज भी हमारे देश में अंग्रेजी शासन व्यवस्था ही चल रही है। स्वतंत्र, स्व बोलते हैं अपना, तंत्र बोलते हैं व्यवस्था को। अपने हिंदुस्तान में अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारा व्यापार सब वैसे ही चल रहा है। एक समझौता कर लिया था 14 अगस्त 1947 को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और माउंटबेटन जो ब्रिटेन सरकार के यहां पर वायसराय थे, कि उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? बोलो। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, सत्ता का समझौता। महात्मा गांधी कहते थे भारत आजाद होने के बाद, सभी क्रांतिकारी भी कहते थे भारत आजाद होने के बाद सारी अंग्रेजी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, भारतीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो आज आप सब तो एक संकल्प लेकर के जाना कम से कम कि हमको स्वदेशी को अपनाना है। तो जितने भी भाई आए हैं एक संकल्प लेकर के जाएंगे, हम स्वदेशी। बोलो तो, अरे जोर से तो बोलो, स्वदेशी। अपने आप भी तो कुछ करो, सब सरकारें ही करेंगे और हम बैठे बैठे जो है माला माल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देश का पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए। लक्स, लाइफ बॉय, कोलगेट, पेप्सोडेंट, डॉव, सनस्क्रीन, क्लिनिक प्लस, ये सब आप लोग प्रयोग करते हो, बंद करो। स्वदेशी वस्तु, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक, दवा, सब स्वदेशी की तरफ आओ। भजन, भोजन, भजन स्वदेशी, भोजन भी। भजन क्या होते हैं आजकल? ये बच्चों को दूसरा विदेशी गीत ज्यादा पसंद आने लग गए। तो सब चीजों में स्वदेशी को हम खुद अपनाएं, ये तो संकल्प लेकर के ही जाएंगे आप। और इस देश को बचाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने चरित्र निर्माण के लिए सुबह सुबह सब योगाभ्यास करने की आदत डालेंगे। और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में आप जहां लगे हो वहीं आवाज उठाओ, परिवर्तन की आवाज। जी बेटा। बाबा जी सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर बरना, पिथौरागढ़ देवलथल से आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा बाबा जी। आए दिन मैं सुनते रहता हूँ, बहुत दुख लगता है बाबा जी, जब कोई राष्ट्र पुरुष एक देश को संभालने की बात करता है तो उसके बारे में
हमारे नेता जो कि हम ही से हमारे बीच से चुन के जाते हैं, इतनी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में रहती हैं बाबा जी। ये हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन और एक बड़ी दुख की बात ये भी है कि आए दिन हमारे लगभग एक महीना नहीं बीतता कि नए नए धमाके ये देखने को मिलते हैं देश में। तो बाबा जी मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद जब हम ये कहते हैं हमें बड़ा खेद हुआ, नेता लोग अक्सर यही कहते हैं कि धमाके के बाद हमें इसका खेद है, दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमने रेड अलर्ट की सिचुएशन, जो कि रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाबा जी रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन पहले क्यों नहीं होती, ताकि ये सारी घटनाएं हो ही ना। बच्चों के मन में आक्रोश भी है, दुख भी है और लाचारी भी कि कोई देश के लिए आवाज उठाता है, कोई देश के निर्माण की बात करता है, उसको तो बदनाम किया जाता है, उसको गालियां दी जाती हैं, अपमानित किया जाता है और देश भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है और रोज कोई ना कोई हिंसा और थोड़े दिनों में कोई ना कोई ऐसे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने। ये तो कुछ चीजें आई अभी हमारे सामने। ये जो इस समय देश, इसलिए मैं कहता हूं इस समय देश एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और हमें अब ये 2011 तो समापन की ओर है, 2012 और 13 ये परिवर्तन के वर्ष होंगे। तो मैं सभी युवाओं से भी कहता हूं और देश के आम नागरिक से कहता हूं कि अब 1-2 वर्ष सब लोग अपने सब कामों में सर्वोपरि काम ये मान लें कि जब भी कोई देश के लिए बात होगी हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। आप 2 वर्ष दीजिए हिंदुस्तान को, हम 100 वर्ष आगे लेकर के चली जाएगी, खाली 2 वर्ष। जी भैया। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम योगेश है बाबा जी। जी भैया। बाबा जी भारत एक चुनौतीपूर्ण देश है जिसमें हर प्रकार से हर व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है जी। लेकिन बाबा जी जब युवा पीढ़ी का सवाल आता है तो क्यों एक युवा पीढ़ी अपने उद्देश्यों और संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सरकार और कुछ भ्रष्ट लोग उस युवा पीढ़ी को अपने कदमों और पैरों तले कुचलना चाहते हैं। तो बाबा ऐसा क्यों है, जबकि इसी से इस कारण से युवा पीढ़ी को आगे मतलब विकास में स्थिरता की भी कमी आती है। तो बाबा जी ऐसा क्यों होता है? तो इस भ्रष्टाचार को कुछ ऐसे लोगों को मिटाने के लिए हमने क्या संकल्प लेना चाहिए? कुछ लोग इस देश को भी अपनी जागीर मानते हैं और कुछ ऐसे भी राजनीति में हैं जो जवान देखने में लगते हैं लेकिन उनके ख्यालात शैतान जैसे हैं। राजनीति में कुछ जवान अच्छे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। राजनीति में कुछ जवान देखने में जवान लगते हैं लेकिन भीतर से शैतान हैं और वो देश को अपनी जागीर समझते हैं और वो कहते हैं हम युवा, हमको वोट दो, हम देश बदल देंगे। वोट मात्र युवा होने से नहीं मिलेगा। तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारी नीतियां क्या है, देश के लिए तुम्हारा एजेंडा क्या है। एक बात ये देश के नेताओं से पूछना पड़ेगा जो युवा, तथाकथित युवा इस देश को अपनी जागीर समझे बैठे हैं। दूसरी बात, युवा एक देश की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होता है। यदि इन युवाओं को रोजगार में लगा दिया जाए, काम में लगा दिया जाए, इंडस्ट्री में लगा दिया जाए, सर्विसेज में लगा दिया जाए तो ये देश को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। चीन ने अपने युवा शक्ति को प्रोडक्टिव बनाया है। चीन ने अपनी युवा शक्ति को सृजन में, निर्माण में लगाया है और उससे अपने आप को बहुत ताकतवर बनाया है। वो काम हमारे देश में तभी हो सकता है जब हमारे देश में एजुकेशन में सुधार हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो। और ये सब करने के एक ही बात आती है, पैसा नहीं है। ये काला धन जब आएगा तभी हिंदुस्तान का समाधान हो सकता है, बाकी नहीं तो ये जुबानी जमा खर्च चलता रहेगा। इतना हमारे देश का पैसा है, उससे हम इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सकते हैं, सर्विसेज में ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। हमारे अपनी चीजों में हम अपने जो सबसे बड़ा जो हमारा युवा है इसको हम काम में लगा सकते हैं, इसको अतिरिक्त प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो सभी